क्या है फेट। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 80 प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके प्रीवियस चैप्टर के दो चैप्टर्स में से क्वेश्चन सेलेक्ट करके असाइनमेंट के तौर पे आपको दिए थे, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। उनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम अपने करंट टॉपिक की तरफ चलेंगे। प्रोबेबली आज सैम्पलिंग का कंसेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जाहिर हमने इसके बाद भी करनी है। प्रीवियस लेक्चर में से पहले कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए जी। बिल्कुल स्ट्रैटिफिकेशन में क्लासिफिकेशन करते हैं ऐसे ही। नहीं, हर एक कैटेगरी में से इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम डिफरेंट एक पॉपुलेशन की 3 कैटेगरी बना के सैंपल उठाएं तो क्या फिर ये सैंपल साइज ज़्यादा नहीं हो जाएगा बनिस्बत उसके कि अगर बगैर क्लासिफिकेशन के सैंपल साइज उठाएं? इसका जवाब है नहीं। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने कहा कि पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऑडिटर जब दोनों काम करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो ये तो उसका काम ज़्यादा नहीं हो जाएगा? वो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्यों नहीं कर लेता? ठीक है, इसका जवाब ये है कि आपको बज़ाहिर लग रहा है कि वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है तो काम ज़्यादा होगा। असल में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने से सब्सटेंटिव प्रोसीजर उससे कई गुना ज़्यादा रिड्यूस होते हैं, तो नेट इफेक्ट पॉजिटिव होता है। यानी फर्ज कर लीजिए कि अगर 10 टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमने ट्रांजैक्शंस को चेक किया तो अगर वो स्ट्रॉन्ग निकलता है तो उसकी वजह से हो सकता है कि 50 ट्रांजैक्शन सब्सटेंटिव प्रोसीजर की हमारी कम हो जाए। तो बज़ाहिर लग रहा है आपको कि 2 प्रोसीजर है, लेकिन असल में इस एक प्रोसीजर की वजह से दूसरे प्रोसीजर की एक्सटेंड कई गुना ज्यादा कम हो गई। उसी तरह जब एक पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि पहले तो सिर्फ एक दफा सैंपल सेलेक्ट करना था, अब 3 दफा सैंपल सेलेक्ट करना है। लेकिन ये जो 3 दफा सैंपल सेलेक्ट करना है इसका ओवरऑल साइज कम होगा बनिस्बत उसके कि जब आप सिंगल रखते हैं और सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं। क्लियर जी? जी, और तो स्ट्रैटिफिकेशन से क्या इफेक्ट होता है हमारे सैंपल साइज पे? गलत कंसेप्ट। सही कंसेप्ट, कंप्लीट कंसेप्ट क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल के सैंपल साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता और सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल के सैंपल साइज रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया था कि सैंपल साइज किसका, तो उसूली तौर पे आपको फिर दोनों का जवाब देना चाहिए था। और भी क्वेश्चन जी। सैम्पलिंग यूनिट में उसने एंड में लिखा इट माइट बी अ फिजिकल आइटम। नहीं, ये हमेशा फिजिकल आइटम नहीं होगी। बाज़ औक़ात हम मॉनिटरी वैल्यू को देख के सिलेक्शन करते हैं कि अमाउंट्स कौन सी है, कि फॉर एग्जांपल 10 लाख से ऊपर के सारे ट्रांजैक्शन उठा लो, ये हमने मॉनिटरी वैल्यू की बेस पे सिलेक्शन की। बाज़ औक़ात हम इनवाइस नंबर की बेस पे या जो गुड डिस्पैच नोट नंबर है उनकी बेस पे सिलेक्शन करते हैं। बाज़ औक़ात हम टाइप ऑफ प्रोडक्ट की बेस पे भी सिलेक्शन करते हैं कि जी ये जो फॉर एग्जांपल एसी के यूनिट्स हैं इनको सेलेक्ट कर लो। दूसरी प्रोडक्ट्स अगर फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक हीटर बेच रहे हैं तो उनमें से सैंपल सेलेक्ट कर लो, उनकी कितनी सेल है। तो बाज़ औक़ात हमारा सिलेक्शन जो सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करते हैं ना वो मॉनिटरी वैल्यू की बेस पे होते हैं, और बाज़ औक़ात इसके अलावा भी बेसिस हो सकते हैं, जैसे फिजिकल से मुराद आप जो आइटम सेल कर रहे हैं उनकी कैटेगरी बना के वो सैंपल सेलेक्ट करें। ठीक है, इनवाइस नंबर, गुड डिस्पैच नोट नंबर की बेस पे सिलेक्शन करें। ठीक है, सिलेक्शन की बेसिस जो आइटम सेलेक्ट करें डिफरेंट हो सकते हैं। और भी क्वेश्चन है? हाँ जी, अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट 2-3 स्टूडेंट्स ने पूछा। उन्होंने कहा सर पहले तो आपने हमें ये पढ़ाया था कि इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करें तो हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम होते हैं, और बिल्कुल यही पढ़ाया था। यहाँ पे सैंपल साइज में वो कह रहा है कि अगर आप इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करना चाहते हैं तो सैंपल साइज ज्यादा रखना पड़ेगा। हाँ, तो वो सैंपल साइज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का है, यानी कंट्रोल्स पे अगर रिलाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल्स को ज्यादा टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, इसको टेस्ट करने के बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो कम ही होंगे, वो तो कम ही होंगे। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के सैंपल साइज की बात कर रहा है। जाहिर है जिस चीज में जितना ज्यादा एतबार करना हो उसकी उतनी ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए ना, इसीलिए इसमें सैंपल साइज जो है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, सब्सटेंटिव प्रोसीजर का नहीं। वो आपकी बात ठीक है कि वो कंट्रोल अगर स्ट्रांग हो, ज्यादा रिलाई करें तो वो कम होता है जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? आपने घर जाके फैक्टर पढ़ लिए सैंपल साइज के? इंक्रीज के साथ तो लिखा हुआ है, डिक्रीज के साथ भी सोच के प्रैक्टिस कर ली, और मिस क्लासिफिकेशन तो नहीं कर रहे। बस ये चीजें ध्यान में रखने वाले बाकी। चलिए अब हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स की तरफ चलते हैं ताकि उनकी भी रिवीजन साथ साथ होती रहे, उनके कंसेप्ट्स भी डिस्कस होते रहे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट जी जी, रैंडम और हैपहैज़र्ड सिलेक्शन में समझ नहीं आई। सुन लीजिए, अगर तो कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहे,
अपनी जजमेंट की बेस पे ही सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं, कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं, कोई रूल नहीं, बस जो दिल में किया वो सैंपल उठा लिया। तो इसको हम कहते हैं हैपहैज़र्ड। ठीक है, रैंडम सिलेक्शन बजाहिर ऐसे लगता है कि जब हम कोई भी टेक्निक इस्तेमाल ना करें वो रैंडम सिलेक्शन होती है, वो रैंडम नहीं होती। रैंडम सिलेक्शन में रैंडम नंबर्स यूज होते हैं, और रैंडम नंबर एक साइंटिफिक टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। वो जो स्टैट में बार बार आप पढ़ते थे ना क्वेश्चन में कि 6 आइटम्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, तो उसमें रैंडमली से मुराद ये नहीं होता कि जो दिल की आइटम वो सेलेक्ट कर ली, बल्कि रैंडमली से मुराद ये होता था कि रैंडम नंबर्स को यूज करते हुए सिलेक्शन। और रैंडम नंबर्स कैसे यूज करते हैं इसकी छोटी सी एग्जांपल कर मैंने आपको बताई थी क्लास में। इसी तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं जिनमें हम अपना क्लाइंट का सारा डाटा उसमें कॉपी पेस्ट करते हैं और वो हमें सैंपल सेलेक्ट करके दे देता है, लेकिन उसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज होती है रैंडम सिलेक्शन, इस में रखिएगा। ठीक है, तो जिसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज हो वो रैंडम सिलेक्शन, और जिसमें कोई टेक्निक भी यूज ना हो हैपहैज़र्ड। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? चलिए, अच्छा, अब चैप्टर 4 रिक्वायरमेंट। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर स्टेट विद रीजन व्हाट एक्शन यू वुड टेक एंड डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी। अब इसमें दो चीजें पूछ रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछ रहा है क्या होगा, यानी हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, जो डिफरेंट पार्टीज को कम्युनिकेशन करनी है वो भी, और प्लस इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी। जी प्यारे भाई, जी जी, अगर हम रिलाय ज्यादा करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल पॉइंट लिखा हुआ पॉइंट 4 एक्सटेंड टू ऑडिटर प्लान्स टू रिलाय ऑन कंट्रोल्स, तो सर टेस्ट ऑफ डिटेल को भी अफेक्ट है? नहीं, ये जो ऑडिटर वांट्स टू रिलाय ऑन कंट्रोल्स, ये सिर्फ उसने सैंपल साइज बताया हुआ है, टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए इररेलेवेंट है। हाँ, जो आप नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कोई सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो ना जनरल ऑडिट में, ये देखिए मैं आपको बताया था सैम्पलिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निक है। जनरल ऑडिट में यही होगा कि जब आपका सैंपल साइज डिसाइड हो जाता है, क्या है, कंट्रोल्स पे रिलाई कर लेते हैं, उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपके रिड्यूस हो जाएंगे, वो कंसेप्ट अपनी जगह पे है। ठीक है, लेकिन आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे रिलाई करने का डिसीजन टेस्ट ऑफ डिटेल के सैंपल साइज को इफेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा, इनडायरेक्टली करेगा इफेक्ट, क्योंकि वो कंट्रोल स्ट्रांग हो गया, अगर पता चल गया तो सब्सटेंटिव से कम हो गया, इनडायरेक्टली इफेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा जो नॉर्मली हमने पढ़ा, लेकिन डायरेक्ट सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उसके रेलिवेंट फैक्टर्स में नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कंसेप्ट आपने वही बिल्ड करना जो पुराना है, कंट्रोल स्ट्रांग, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम, लेकिन जब वो स्पेसिफिकली टेस्ट ऑफ डिटेल पे इफेक्ट पूछेगा तो रिलायंस ऑन कंट्रोल रेलिवेंट फैक्टर नहीं है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। ठीक है, देखिए हमने जो आंसर करना है केस स्टडी का वो स्टैंडर्ड्स के फैक्टर्स के मुताबिक करना है। जी क्लियर हुआ मेरे भाई, कुछ समझ आई? चलिए, और कोई क्वेश्चन? नहीं होगा कोई अभी क्वेश्चन, ऐसे ना करें, होगा क्वेश्चन, पूरा मौका मिलना चाहिए कुछ नहीं। जी, और कोई हाइब्रिड क्लास में किसी स्टूडेंट का और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, तो इनमें हमने अब एक्शन भी बताना है, दो चीजें। इसका मतलब है हर केस में आपके दो हेडिंग्स आएंगी, एक एक्शंस की और एक इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट की। कह रहा है ड्राफ्ट अकाउंट्स ऑफ किंगफिशर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड केपीएल फॉर द ईयर एंडेड December 30, 2010 show a profit before tax of rupees 115 million and total assets of rupees 450 million. Materiality कैलकुलेट करने के लिए बता रहा है मैं। Being the audit manager, you are currently reviewing the following matter. Basis of preparation of financial statements state that these have been prepared in accordance with IFRS. यानी applicable financial body framework कौन सा है हमारा? IFRS. क्या हो गया? ये क्या बंद हुआ? लेक्चर पॉज कीजिएगा जी। तो however the accounting policy note for borrowing cost states that all borrowing costs are expensed as incurred. अच्छा बात बताइए, क्या अकाउंटिंग में यही रूल चलता है कि जितनी भी borrowing cost, क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर जो borrowing cost है उसको कैपिटलाइज करना है? क्या ये पॉलिसी IFRS के मुताबिक है? नहीं। चलिए, गलत, बिल्कुल ठीक है। Results of the audit test showed that borrowing cost expense during the year include rupees 50 million which relates to qualifying assets. तो हम उसे क्या रिकमेंड करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन में, पहली हेडिंग में? हाँ जी, हम पहले डिस्कस कर लेंगे कि IFRS रिक्वायर करता है बोरोइंग कॉस्ट को, क्वालिफाइंग एसेट्स को कैपिटलाइज करें, इसलिए हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस 15 मिलियन को कैपिटलाइज करे। अगर मैनेजमेंट कैपिटलाइज नहीं करती, कम्युनिकेट करेंगे इशू विद 2-4 विद गवर्नेंस। ये 3 पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे पहले वाले हिस्से में। एक्शन क्या, उसे बताया करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट को सजेस्ट किया ठीक करे, नहीं करती तो डायरेक्टर्स को 2-4 विद गवर्नेंस कम्युनिकेट किया। फिर इसके बाद इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट,
क्या मटेरियल है? बिल्कुल मटेरियल है, परवेसिव तो नहीं है, 50% को तो एक्सीड ना, ये आपको फौरन पता चल जाएगा 50% से एक्सीड कर रहा है कि नहीं। मटेरियलिटी से कंपेयर करें, मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन प्लस बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, क्लियर जी? ठीक है, और की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन में रेफर करेंगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन को, ठीक है, ऑर्डर शैल रेफर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन इन की ऑर्डर मैटर सेक्शन, क्लियर? कोई प्रॉब्लम जी? हाँ देखें, हाँ जी बिल्कुल, कोर्स ऑफ एक्शन या प्रोसीजर से मुराद सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं है, वो भी हैं, वो भी हैं कि इस इक्वेशन इनका यह है कि सर क्या इस इक्वेशन में इंटरेस्ट कॉस्ट को, बोरोइंग कॉस्ट को वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखने हैं? हाँ, उसने अगर ये ना बताया होता कि वेरीफाई कर लिया आपने, फिर हम लिखते, क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन में वो जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो भी शामिल होते हैं, लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अलावा भी तो कुछ प्रोसीजर होते हैं, जैसे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना, कम्युनिकेट करना, रिकमेंडेशन देना उनको, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बाद की चीजें हैं। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ वो जो कम्युनिकेशन वाली चीजें हैं ना, जो वो लिख, सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाली चीजें नहीं लिखनी। क्यों नहीं लिखनी भला? रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट टेस्ट शो, इसका मतलब है ऑडिट टेस्ट, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म हो चुके हैं, क्लियर जी? शाबाश, अच्छा क्वेश्चन। वन में कोई प्रॉब्लम? सेकंड, on 17th October 2010, the Income Tax Department issued amended assessment order for the tax year 2006 to 2009, in which an aggregate tax of rupees 40 million has been demanded. KPL has filed appeal against order before the Income Tax Appellate Tribunal. KPL's tax consultant had advised, अब appeal file किया tax, advised that it is not possible at this stage to give a reasonable accurate estimate of the amount of tax that the company may ultimately be required to pay, but it would range between rupees 10 to 35 million. There is no reference of this matter in the draft financial statement. Draft financial statement में कुछ भी जिक्र नहीं है, ठीक है? अच्छा, पहले इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या? एक चीज सुन लीजिए, अगर लोअर कोर्ट में फैसला कंपनी के खिलाफ हो गया और अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में उसकी अपील फाइल की गई, तो पेंडिंग है केस हाई कोर्ट में, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिसीजन करना है डिस्क्लोजर का या प्रोविजन का, वो लोअर कोर्ट के फैसले के मुताबिक करना है या हाई कोर्ट का जो अपडेटेड स्टेटस होगा? ये कंसेप्ट जेब में रखिएगा। हाई जो लेट, चाहे पहले हर कोर्ट में, लोअर हर कोर्ट में आप हारते आए हो, ठीक है, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट, जब फाइनल जिस कोर्ट में केस पेंडिंग है ना, उसका अपडेटेड स्टेटस लॉयर से मालूम करेंगे, उसकी बेस पे काउंटिंग और डिस्क्लोजर का स्टेटस होगा। तो अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि लोअर कोर्ट में केस हार चुके हैं, अब अपील भी हार जाएंगे, ये असम्पशन ठीक नहीं है। लॉयर ने अपडेटेड स्टेटस में क्या बताया कि 10 से 10 से 35। अच्छा बताइए, क्या ये लिटिगेशन का केस है या कि टैक्स का केस है? इसमें प्रोसीजर टैक्स लायबिलिटी के मुताबिक आएंगे या लिटिगेशन वाले? लिटिगेशन के मुताबिक हैं, शाबाश, क्योंकि लीगल केस चल रहा है, इसमें लॉयर्स का ओपिनियन, सब्सिक्वेंट डिसीजन क्या हुआ, ठीक है, सिमिलर केसेस के पास में क्या डिसीजन होते रहे, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल, ये सारे रेलिवेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ये भी इसमें लिख सकते हैं। प्लस उसने हमें लॉयर का ओपिनियन बता दिया, इसका अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट क्या होगा? 10 मिलियन सर्टन है कि वो पे करना ही करना है, 10 मिलियन की प्रोविजन होगी, और जो ऊपर का 25 मिलियन है वो डिस्क्लोजर में जाएगा, ठीक है। और रेफरेंस, इसका मतलब है ना प्रोविजन रिकॉर्ड हुई है ना डिस्क्लोजर, ठीक है। तो जो हमारा एक्शन होगा वो क्या होगा, हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 मिलियन, हाँ इसमें मजीद कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी 2-3 ऐड करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इसने लॉयर वाली बात कर दिया, लेकिन सब्सिक्वेंट स्टेटस भी आप देख लें, इस केस का क्या हुआ, ईयर एंड के बाद प्रेसिडेंट क्या है, ये प्रोसीजर भी लिख दे, 2-3 प्रोसीजर भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लिख सकते हैं। हाँ, इसके बाद जो मेन कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करनी है क्या, 10 मिलियन के प्रोविजन रिकॉर्ड करें और 25 मिलियन का डिस्क्लोजर दे, और अगर मैनेजमेंट ये प्रोविजन डिस्क्लोजर रिकॉर्ड नहीं करती तो फिर मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट क्या होगा, मटेरियल क्वालिफाइड ओपिनियन। मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए कौन सी अमाउंट लेंगे, 10 के 35, 35, हायर वाली अमाउंट ले लें। वैसे इसे नॉर्मली डिसीजन में चेंज नहीं होता, 10 मिलियन में भी वो मटेरियल ही होता है 35, लेकिन एज प्रैक्टिस आप हायर वाली अमाउंट के साथ वर्स्ट केस को कंपेयर करें कि वर्स्ट केस भी आ गया तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है,
तो मटेरियल क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की बात कर लेंगे। अच्छा, और अगर मैनेजमेंट ने ये प्रोविजन और डिस्क्लोजर रिकॉर्ड कर दिया फिर क्या होगा? शाबाश, एमसीज ऑफ मैटर, लीगल केस है, एक्सेप्शन। तो लीगल केस जो भी आज आपको पता है वो एक्सेप्शन। हाँ, की ऑडिट मैटर में टैक्स कंटिजेंसी वाली बात थी, लेकिन अब चूंकि इसको हमने एमसीज ऑफ मैटर में इंक्लूड कर दिया तो फिर की ऑडिट मैटर में नहीं करेंगे। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? प्रोविजन कह लें, लाइबिलिटी कह लें, एक ही बात है, वो प्रोविजन अमाउंट ही होगी। हाँ बिल्कुल, ये असल में अभी फैसला नहीं हुआ ना, फैसला हो जाएगा तब लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है, ये प्रोविजन ही आएगी। ऑडिट में आप प्रोविजन लिख दें या लाइबिलिटी लिख दें कभी गलत नहीं होगा। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने प्रोविजन लाइबिलिटी, काउंटिंग में ठीक है फर्क, क्योंकि अभी अनसर्टन है ना, वो जब कोर्ट का फैसला हो जाता है उसके बाद हम उसको लाइबिलिटी में लेते हैं, बात आपकी ठीक। थर्ड, डायरेक्टर्स रिपोर्ट कंटेन ए स्टेटमेंट दैट करंट ईयर्स इन। अच्छा, ये मुझे लगता है आप नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं पिक कर, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर कंसेप्ट था, लेकिन चूंकि आई कैप के 2 जगहों पे उसने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो मैंने आपको सिखाया था, कल वाला भी यही था। चलें फिर, द डायरेक्टर्स रिपोर्ट कंटेन स्टेटमेंट दैट करंट ईयर्स इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन बाय ओवर 10% इज प्राइमरीली ड्यू टू द इंप्रूव्ड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। उनका कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो गई है, इसीलिए तो प्रॉफिट बढ़ा है। However, the income statement shows that KPL's profit before tax includes a gain on sale of factory amounting to rupees 30 million. ये परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, ये फिक्स एसेट बेचा था। In absence of this gain, company would have reported a reduction in operating profit by 19%. इसकी बजाय कम हो चुका। तो ये नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये सारा काम नोट्स द अकाउंट्स में नहीं हुआ, ये डायरेक्टर बोर्ड में हुआ है। अगर इस तरह की चीज उसने नोट्स द अकाउंट्स में लिखी होती ना, तो फिर हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये सारी गलत बातें उसने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखी हुई हैं, हम इसको मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कह सकते। एक मिनट, तो इसको मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कह सकते, ऐसा ही है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कह सकते तो क्या कहेंगे? मिस स्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन। अदर डायरेक्टर्स रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है? तो इसका रिपोर्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आएगा? क्या आएगा? शाबाश, अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में हम डिस्क्राइब करेंगे इस मिस स्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन को, बस इतनी लाइन लिखना काफी है, ठीक है? वी शैल डिस्क्राइब दिस मिस स्टेटमेंट इन अदर इन डायरेक्टर रिपोर्ट इन अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, यहां पे बहुत एहतियात से लिखना है अदर इंफॉर्मेशन। अगर जल्दी में अदर इंफॉर्मेशन के बजाय अदर मैटर लिख दिया ना, या अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दिया ना, क्या? क्योंकि इसमें भी अदर आता है ना, मैं क्लियर? तो इसमें अगेन उसी तरह मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अदर इंफॉर्मेशन को करेक्ट करें। अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर दे तो अनमोडिफाइड भी ना, अदर इंफॉर्मेशन में भी नहीं जाएगा। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती, ओपिनियन स्टिल अनमोडिफाइड है, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में हम इसको मेंशन कर देना है। क्लियर जी? आगे चलते हैं। जी कल कर लेंगे? यस सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रिपोर्ट के कंसेप्ट तो रिवाइज हो गए ना? यस सर। चलिए अटेंटिव हो जाइए। कल के लेक्चर में हमने सैंपल साइज की बात कर ली थी, और फिर उसके बाद लास्ट कंसेप्ट क्या पढ़ा था? सैंपल सिलेक्शन मेथड। इनमें सैंपल सिलेक्शन मेथड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, अब कल के लेक्चर के एंड पे हम इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि हम डिसाइड कर लें हमने अप्रोच कौन सी अडॉप्ट करनी है, स्टैटिस्टिकल के नॉन स्टैटिस्टिकल, हमारा सैंपल साइज क्या होगा, इंक्रीज के डिक्रीज, और हमारा सैंपल सिलेक्शन मेथड क्या होगा। ठीक है, वो रैंडम होगा, सिस्टमैटिक होगा, हैपहैज़र्ड होगा, नहीं या ब्लॉक नहीं, ब्लॉक कभी नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। बल्कि एंड में उसने एक टिप्स ही बताई हुई है, मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर कर लूं। वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में जो हैपहैज़र्ड है ना, इसमें चूंकि ऑडिटर की जजमेंट यूज होती है, इसीलिए स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करते हुए हैपहैज़र्ड मेथड को यूज नहीं किया जाता। ठीक है, रूल ये है कि अगर नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, पहला रूल, हैपहैज़र्ड मेथड कभी भी यूज नहीं करना, कभी भी, चाहे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग हो चाहे नॉन स्टैटिस्टिकल। हैपहैज़र्ड
सॉरी हाँ ठीक ठीक, ब्लॉक सिलेक्शन नहीं, एक दफा और हुआ तो फिर चेक हुआ, अभी नहीं अपने लिए कह रहा हूँ, आपके लिए आप बिल्कुल एक्टिव है, अटेंटिव है, इसलिए तो फौरन गलती पकड़। तो ब्लॉक सिलेक्शन कभी भी यूज नहीं करनी हमने, इसकी रीजन स्टैंडर्ड बताता है कि ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। हैपहैज़र्ड यूज कर सकते हैं लेकिन नॉन स्टैटिस्टिकल में, स्टैटिस्टिकल में नहीं। और स्टैटिस्टिकल में क्यों नहीं, इसकी रीजन क्या है, जजमेंट होती है, कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल थोड़ी होती है। हाँ, अगर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज कर रहे हो, स्टैटिस्टिकल, उसमें आप सिस्टमैटिक मेथड भी यूज कर सकते हैं और रैंडम मेथड भी यूज कर सकते हैं। सिस्टमैटिक भी यूज कर सकते हैं और रैंडम भी यूज कर सकते हैं। यहां पे उसने एक वर्ड बोला इक्वल का। इन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। इन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एवरी आइटम हैज इक्वल चांस, ऐसे ही है ना, हर आइटम का सिलेक्ट होने का। स्टैटिस्टिकल में, नॉन स्टैटिस्टिकल में चूंकि जजमेंट होती है ना, तो जजमेंट में बायसनेस आ सकती है, उसमें हर एक के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने हो ना, तो टीचर बाय डिफॉल्ट बायस होता है उन स्टूडेंट्स की तरफ जो क्लास में एक्टिव होते हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जितना मर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए, जितना मर्जी वो टीचर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करे, सिलेक्शन में वो उनको फेवर या उनको प्रेफरेंस दे ही देगा। लेकिन अगर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हो रही होगी, उसके लिए तो सारे स्टूडेंट्स एक बराबर है। इसीलिए कहा जाता है कि हर आइटम, अच्छा ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, सुनिएगा, हालांकि केस स्टडी में यूज नहीं होता ज्यादा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस दोनों जगह पे है, स्टैटिस्टिकल में भी और नॉन स्टैटिस्टिकल में भी। एवरी आइटम हैज चांस ऑफ सिलेक्शन, ये तो डेफिनेशन में था सैम्पलिंग के, लेकिन एवरी आइटम के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल है कि कम बेश है, ये डिपेंड करता है। अगर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होगी तो हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस है और है भी इक्वल, लेकिन अगर नॉन स्टैटिस्टिकल होगी तो हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस नॉन स्टैटिस्टिकल में भी है, लेकिन कम ज्यादा होगा, इक्वल नहीं है। इसलिए इक्वल को फोकस किया। ये समझ आ गई बात आपको? चलिए, अब ये दो तीन चीजें ध्यान में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो किसी केस स्टडी में स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग आपसे करवाए और फिर हैपहैज़र्ड मेथड की तरफ ले जाए, आपने कहना नहीं, ठीक है। ये अब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के साथ कौन सी वाला मेथड सूटेबल है, रैंडम और सिस्टमैटिक। और नॉन स्टैटिस्टिकल के साथ हैपहैज़र्ड भी और रैंडम और सिस्टमैटिक, ठीक है। अपग्रेडेड चीज के साथ अपग्रेडेड आइटम भी मैच होंगी, डाउनग्रेडेड चीज के साथ डाउनग्रेडेड भी हो सकती हैं, अपग्रेडेड भी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा अब चलते हैं हम के लेक्चर के बाद, हमने जहां पे कल का लेक्चर छोड़ा था वो क्या पॉइंट था, हम मेथड सेलेक्ट कर लिया, साइज सेलेक्ट कर लिया, अप्रोच सेलेक्ट कर ली, सैंपल उठा के हमारे सामने हमारी टेबल पे आ चुका है। कल हमने जहां पे सैंपलिंग छोड़ी थी वो कौन सा फेज था, सैंपल हमारी टेबल पे आ चुका है। अब डिजाइन, अब हमने क्या करना है, इससे अगली बात, अब ये अटेंटिव हो गए, अब ये तरतीब से चलेंगे, इनमें लॉजिकल सीक्वेंस है, इसलिए इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएंगे। अब हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अच्छा, ये चैप्टर आपको स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं सिखाएगा, कि वो चैप्टर 10 ने सिखा दिए कि कौन सा एरिया को वेरीफाई कर रहे हैं तो आपके प्रोसीजर क्या होंगे, ये उसने सिखा दी। ये जनरल अप्रोच आपको सिखा रहे हैं कि कोई भी एरिया हो, अब आपने उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ये चाहे सैंपल आपने रिपेयर एक्सपेंस का उठाया हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का उठाया हो, आपने कोई भी मार्केटिंग एक्सपेंस कोई भी उठाया है, अब आपने क्या करना है, उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। जब आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे ना, तो 3-4 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है वो आपके सामने रख रहा हूं। पहली पॉसिबिलिटी कि आपने सैंपल एक एक करके चेक कर रहे हैं और सारी चीजें ठीक है, ये तो बेहतरीन सिचुएशन हो गई। ये तो वैसे ही था जैसे कंफर्मेशन लेटर सेंड करें और जवाब एग्रीड हो, ये तो बेहतरीन है, इसीलिए उसने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आपने कोई यूनिट सैंपलिंग यूनिट उठाया, कोई ट्रांजैक्शन आपने कहा जैसे, और आपको पता चला वो आइटम तो कैंसिल हो चुकी है, वो आइटम क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। इसका मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आप देख रहे थे क्या सीएफओ ने चेक्स की पेमेंट्स की अप्रूवल की है, आपने चेक्स बुक में से चेक का सैंपल उठाया और देखा कि हर एक के साथ अप्रूवल लगी है कि नहीं। एक चेक नंबर ऐसा था जिसके ऊपर अमाउंट फिगर्स में और वर्ड्स में डिफरेंट थी, गलती से डिफरेंट हो गई, उसको क्रॉस कर दिया गया, यह है कि चेक खराब हो गया, यह है कैंसल्ड आइटम। अगर सैंपलिंग करते हुए आपके सैंपल में कोई कैंसल्ड आइटम आ जाए, अब देखिए आइटम कैंसिल हुई है, नंबर तो उधर ही रहेगा ना, लेकिन आइटम अब आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड कहता है इसकी रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट कर लें।
रिप्लेसमेंट आइटम का मतलब क्या है? इस कोई और नहीं, इसी की वेरी नेक्स्ट आइटम, इसी की, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जिस चीज से ये रिलेट कर रही थी ना वो इसके इमीडिएटली आगे पीछे वाली होगी कोई, तो इसके इमीडिएटली आगे पीछे वाली कोई रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट कर ले। तो जब कोई आइटम कैंसिल हो आपने क्या करना है? रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट करनी है। रिप्लेसमेंट आइटम कौन सी? वेरी नेक्स्ट या वेरी बिफोर, अगर वेरी नेक्स्ट बाजुकात नहीं होती तो वेरी, ये है कैंसिल। दूसरा, इफ आइटम इज मिसिंग। मिसिंग का मतलब क्या है? आपने कहा मुझे ये इस चेक नंबर की अप्रूवल चाहिए, पता चला कि उसके डॉक्यूमेंट्स ही गायब है अप्रूवल, इसको क्या इसमें भी, अच्छा अब इसको डिफरेंशिएट करना है पिछले एग्जांपल से, क्या इसमें भी रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट कर लें? इसमें रिप्लेसमेंट, ये इशू ज्यादा सीरियस है, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने अगर कोई आइटम मिसिंग हो, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे समझना है डेविएशन है, टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं मिस स्टेटमेंट। क्लियर? इन दोनों में फर्क समझ आ गया? इफ आइटम इज कैंसल्ड या इफ आइटम इज मिसिंग। इसको वो कुछ और, शायद उसने नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल, कुछ इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना। व्हेन इज आइटम इज अनएबल टू अप्लाई प्रोसीजर, ठीक है। अगर इफ आइटम इज अनएबल टू अप्लाई प्रोसीजर, अनएबल टू, ये वो आपको स्कोप लिमिटेशन की तरफ लेके जा रहा है। और इफ प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, तो इसका मतलब क्या है? कैंसर, कैंसर, ठीक है। अब मुझे एक बात, छोटी सी बात है, मतलब कोई इतना है भी नहीं लेकिन रेलिवेंट है चुके थोड़ा। ये हमारा एक टीम मेंबर था, उसने वर्किंग पेपर के ऊपर लिखा होता है कि ये डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, तो कॉलम लिखे होते हैं चेकलिस्ट, हम हर डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, जैसे सेल्स की ट्रांजैक्शन में गुड डिस्पैच नोट, कस्टमर ऑर्डर वगैरह वो लिखे हम टिक करते जाते हैं, ये भी चेक कर ले, ये भी कर ले। एक बॉक्स में जूनियर ने लिखा था ये एन ओवर ए, नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल, नॉट ये। अगर इसमें क्या सीनियर को जूनियर से पूछना चाहिए कि इस एन ओवर ए से उसका क्या मतलब है? अगर वो कहे सर इसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल, तो हम कहेंगे ठीक है रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट, ये ज्यादा सीरियस इशू नहीं है। लेकिन अगर इसका मतलब नॉट अवेलेबल था, नॉट अवेलेबल, तो ये ज्यादा सीरियस हो गया इशू। अब अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहा था तो डेविएशन, और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहा था तो मिस स्टेटमेंट। इसी वजह से हमारी फर्म में सीनियर भी हमें सजेस्ट करते हैं, और मैंने भी हमेशा आपको यही सजेस्ट किया है कि एब्रीविएशंस को डिस्करेज किया जाए। नाम वगैरह की एब्रीविएशन ना, जो कंपनी के नाम, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएल, एबीएल वगैरह, केस स्टडी के अंदर आईका भी यूज करता है। लेकिन जो टर्म्स होती हैं, जो कंसेप्ट होते हैं ना, उसको नहीं। जैसे आपने देखा होगा, जब भी मैंने लिखा है फाइनेंशियल से, कोशिश करता हूं पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। तो एब्रीविएशन को बात, क्योंकि बात का एब्रीविएशन मिसअंडरस्टैंडिंग का बायस बनते हैं। बहरहाल, तो इन दोनों में समझ आ गया, नॉट एप्लीकेबल और नॉट अवेलेबल में। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आइटम कैंसिल हो गई, रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट करो। आइटम मिस हो गई, गायब हो गई, डेविएशन। अच्छा, अगर प्रोसीजर परफॉर्म किए और उनमें कोई ना कोई गड़बड़ सामने आ गई, प्रोसीजर परफॉर्म किए और कोई ना कोई गड़बड़ सामने आ गई, भाई ये भी तो हो सकता है ना, तो क्या करना है? आपने चेक करना है कहीं वो एनोमली तो नहीं, एनोमली है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। क्या जब कभी मिस स्टेटमेंट, फिर से देखें, मैं आपके जहन में ना स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना चाहता हूं। सैंपलिंग यूनिट्स कल हमारी टेबल पे आ गए थे, आज हमने प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू किए। पहली ऑप्शन प्रोसीजर परफॉर्म किया, सब कुछ ठीक, ओके। दूसरी ऑप्शन प्रोसीजर परफॉर्म किया और कोई नॉट एप्लीकेबल था, कैंसल्ड थी आइटम, रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट करो। मिसिंग थी आइटम, डेविएशन या मिस स्टेटमेंट। अच्छा, मौजूद थी, चेक की, लेकिन उसमें गड़बड़ थी। ये आपका अब करंट टॉपिक चल रहा है, कंसर्न, कि अगर मिस स्टेटमेंट या डेविएशन सामने आ जाए तो क्या करना है? आपने देखना है क्या ये डेविएशन या मिस स्टेटमेंट एनोमली है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है। एनोमली है कि रिप्रेजेंटेटिव। अब ये एनोमली क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ये सुन लीजिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, देखिए ऐसा कभी कभार ही होता है कि मैं आने से पहले चाय ना पीऊं, चाय पी के आता हूँ, चाय के बगैर हमारा पेट्रोल अकाउंटेंट का, हमारे सीनियर कहा करते हैं 2 ही पेट्रोल, चाय और सिगरेट, सिगरेट कभी पी नहीं, उसकी कसर चाय में पूरी कर ले। लेकिन कभी कभार अगर चाय ना पी के आए तो हो सकता है सिगरेट नहीं पी, तो हो सकता है कि लेक्चर में बोलते बोलते हैव हैजर्ड की बजाय मुंह से ब्लॉक सिलेक्शन निकल जाए या ब्लॉक हैव हैजर्ड निकल जाए, ठीक है। लेकिन आप अब घर जाके हिसाब लगाएं,
आज के लेक्चर में सर के मुंह से 2 अल्फाज गलत निकले हैं। 1.25 घंटे का लेक्चर था, 2 अल्फाज गलत निकले। इसका मतलब है टोटल लेक्चर कोई 105 के करीब अगर हो तो टोटल गलतियां होंगी 210। अब बताइए क्या ये प्रोजेक्शन की है? ये क्या है? और जिस आज के सैंपल की बेस पे प्रोजेक्शन की, क्या ये प्रोजेक्शन ठीक है? ये प्रोजेक्शन ठीक नहीं है। क्यों प्रोजेक्शन ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इवेंट है ये एक वन ऑफ इवेंट की वजह से एरर हुआ। ये एरर किस वजह से? वन, जो रोज रोज तो नहीं होता, कभी कभार होता है। इसको कहते हैं एनोमली। ऐसा एरर, ऐसी गलती जो पॉपुलेशन में सिर्फ एक आध दफा या सर्टेन पीरियड में हो, उसको हम कहते हैं एनोमली। जो बार बार अकर ना हो रही हो, जो रिमाइंडर ऑफ पॉपुलेशन में अकर ना हो रही हो, उसे क्या कहते हैं? एनोमली। एनोमली एरर है, एनोमली, लेकिन इसे प्रोजेक्शन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे क्यों प्रोजेक्शन में क्यों नहीं? क्योंकि वो बार बार अकर हुआ ही नहीं। चलिए अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। अगर आपने इसको सही जवाब दे दिया तो इसका मतलब ये कंसेप्ट बिल्ड हो गया। सीएफओ की तबीयत खराब हुई, एक मैनेजर अकाउंट्स जो कि एक सर्टेन एरिया में उसकी एक्सपर्टीज थी लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपर्टीज नहीं थी, उसको 4 दिन के लिए सीएफओ की पोजीशन पे एक्टिंग सीएफओ बना दिया गया। इस अरसे के दौरान में उसने कुछ चीजें उसके लिए नहीं थी, उसमें उस टेम्परेरी एम्प्लॉय ने गलती, टेम्परेरी बेसिस पे है ना, गलती कर दी। एज ऑडिटर हमारे सैंपल साइज में वो एरर आ गए, एक्सपेंसेस के थे। क्या हमें उन एरर्स को प्रोजेक्शन में यूज करना चाहिए? नहीं, एरर है, इस पे कोई दूसरी एरर जरूर है, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्शन में यूज क्यों नहीं करना? क्योंकि वो सिर्फ 4 दिन के लिए है, सारे साल के लिए नहीं है। अब यहां गौर से सुनिएगा, तीसरा कंसेप्ट भी साथ ही ऐड कर रहा हूं। स्टैंडर्ड क्या कहता है? अगर आपको कोई मिस स्टेटमेंट या डेविएशन मिले, आपने देखना है कि वो एनोमली है कि रिप्रेजेंटेटिव है। अगर एनोमली है तो इसका यानी कोई टेम्परेरी एम्प्लॉय का एरर, ऐसा एरर जो कि सिर्फ खास आर्जी तौर पे है, तो उसकी प्रोजेक्शन नहीं करनी। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, यानी अगर सीएफओ गलती से ही हुई है, गलती सीएफओ से ही हुई है अब अगर गलती सीएफओ से ही हुई है फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन है, क्योंकि सीएफओ तो पूरा साल बैठा हुआ है। उस सूरत में से प्रोजेक्शन करना है। भाई ये समझ आ गया किस तरह की डेविएशन है, मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करना है, किस तरह की नहीं। क्लियर? अच्छा अब आगे चलते हैं। इसको प्रोजेक्शन नहीं करना, इसको प्रोजेक्शन करना है। अच्छा इसमें प्रोजेक्शन नहीं करना तो फिर क्या करना है? अब इस पे सैंपलिंग का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। एनोमली पे, एनोमली को हमने सैंपलिंग में अब इंक्लूड नहीं किया, अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। अच्छा इसको अलग कर दिया, सैंपलिंग नहीं करनी। अगला सब तो फिर करना क्या? स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। अब देखिए, अब हमने क्या करना है? हमने कहना है 4 दिन वाले सीएफओ, तुम्हारी गलती सामने आई, उसे हम साल के बाकी 361 दिन पे प्रोजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुम वहां मौजूद ही नहीं थे, लेकिन तुम्हारे 4 दिनों की हर ट्रांजैक्शन को निकाल लेंगे क्योंकि इसमें रिस्क अब ज्यादा है। इस पे सैंपलिंग अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन फिर स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन करनी है और इस एरिया में अपने प्रोसीजर्स बढ़ा देने हैं। जैसे एक केस स्टडी में उसने मिलता जुलता कंसेप्ट पूछ लिया। उसे कहा एक कंपनी है, उसके 5 प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, आपने 5 में से थोड़ा थोड़ा सैंपल उठाया। ऐसे करना चाहिए था, सर्टिफिकेशन कर ली ना। एक कंपनी 5 प्रोडक्ट सेल कर रही है, टोटल सेल को सर्टिफाई करेंगे कि नहीं? प्रोडक्ट ए की सेल, बी, सी, डी। आपने हर एक में से सैंपल उठाया, पता चला कि 50 के आइटम में फर्ज कीजिए 7 मिस स्टेटमेंट्स हैं। यहां तक तो कोई अनयूअल चीज नहीं, ऑडिट में ऐसे होता रहता है, अनयूअल चीज अब आने लगी। 7 की 7 मिस स्टेटमेंट्स प्रोडक्ट डी से रिलेट करते हैं। अब बताइए, अगर मिस स्टेटमेंट्स कॉमन फीचर आ रहा है उसमें कोई, कि जैसे सारी की सारी मिस स्टेटमेंट्स आखिरी महीने के आखिरी दिन में हो रही हैं, जैसे सारी की सारी मिस स्टेटमेंट्स के एंड पे 35 आ रहा है, इस तरह की अगर कॉमन फीचर्स आना शुरू हो जाए मिस स्टेटमेंट में, आपको एक पैटर्न नजर आ रहा हो मिस स्टेटमेंट का, सारी एक ही प्रोडक्ट से, एक ही बंदे से, एक ही डिपार्टमेंट से, एक ही दिन स्पेसिफिक डे से रिलेट करती है, उनकी अमाउंट एक जैसी है, तो फिर क्या इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं? बिल्कुल है। क्लियर? फिर से क्विकली सैंपल सेलेक्ट किया, सब कुछ ठीक, ओके, आइटम मिसिंग है, आइटम कैंसल्ड है तो रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट करें। आइटम मिसिंग है, डेविएशन या मिस स्टेटमेंट्स कंसीडर करें। अच्छा आइटम पे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं और कोई गड़बड़ सामने आई,
अब आपने देखना है कि वो गड़बड़ क्या एनोमली है कि रिप्रेजेंटेटिव है। अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो प्रोजेक्शन करनी चाहिए, अगर एनोमली है प्रोजेक्शन नहीं करनी, लेकिन प्रोसीजर बढ़ा देने हैं, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन करने हैं। ठीक है, क्योंकि उस इसकी एग्जांपल, एनोमली की एग्जांपल हमेशा ज़हन में आपके क्या आनी चाहिए, टेम्परेरी एम्प्लॉय, एरर बाय टेम्परेरी एम्प्लॉय। और अगर आपको सारी मिस स्टेटमेंट में कोई कॉमन फीचर या पैटर्न नजर आ रहा हो तो फिर इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉड का रिस्क। ठीक है, वो पुलिस वालों में एक टर्म बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी, कि अगर फर्ज कीजिए एक मर्डर लाहौर में हुआ है, एक मर्डर फॉर एग्जांपल गुजरावाला में हुआ है, लेकिन दोनों का तरीकाकार एक जैसा है, तो वो फौरी किस लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचते हैं, दोनों एक ही बंदे ने किया है। तो इसी तरह अगर मिस स्टेटमेंट्स या डेविएशंस हमारे सामने आए और वो कॉमन फीचर्स उनमें नजर आ रहा हो हमें, अब ये आपकी जजमेंट, आपकी इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है कि आप कॉमन फीचर्स उसमें लिंक ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते। अगर कॉमन फीचर नजर आ जाए तो फिर इसका मतलब है दोनों एक ही बंदे ने एक ही नियत के साथ किया। इसमें फिर रिस्क ऑफ फ्रॉड, जिसके एग्जांपल मैंने आपको दी स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है एक जगह पे कि अब अमाउंट्स एक जैसी होती हैं, फॉर एग्जांपल जो एक ही डिपार्टमेंट सेम अमाउंट, बाज़ औक़ात सारी की सारी ट्रांजैक्शन मिड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ होती है, वगैरह वगैरह। प्रोसीजर क्लियर हो गए। अब ये सारे प्रोसीजर को हमने 4 हिस्सों में, अगर सैंपल में प्रोसीजर परफॉर्म किया, सब कुछ हो गया तो क्या करना है, अगर आइटम जो है वो मिसिंग है तो क्या करना है, कैंसिल है तो क्या करना है, और अगर उसमें गड़बड़ नजर आ जाए तो क्या करना। ठीक है, जब आप ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर चुके होंगे तो जैसे कंफर्मेशन में था ना कि जितने भी मसले मसाइल थे, कभी कोई रिप्लाई आता ही नहीं था, कभी आता था, गड़बड़ होती थी, हम प्रोसीजर परफॉर्म, तो एंड पे समरी में हमारे पास इस तरह की चीज बन जाती थी कि वो वाली आइटम जिन पे एविडेंस ऑब्टेन कर लिया एक तरफ, और वो वाली आइटम जिनमें गड़बड़ है, याद है लिस्ट बनाई थी, उसमें कुछ ऐसे होते थे बिल्कुल क्लियर, कुछ ऐसे होते थे इनिशियली प्रॉब्लम आई बाद में क्लियर हो गए, और कुछ ऐसे थे जो इनिशियली प्रॉब्लम आई अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। यहां पे भी अब हम प्रोजेक्शन स्टेज पे आ गए। किस स्टेज पे आ गए, प्रोजेक्शन स्टेज। अब जरा ध्यान से, ये बहुत आसान है, आगे कंसेप्चुअल है, हाईली कंसेप्चुअल और वेरी इजी, अगर समझ आ गया तो। पहले मुझे यहां तक ओके करें, क्या ये परफॉर्मिंग प्रोसीजर की चीजें क्लियर हो गई सारी। अब आगे चलते हैं, प्रोजेक्शन। अब हमने क्या करना है, अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल की प्रोजेक्शन का तरीकाकार और है, टेस्ट ऑफ डिटेल की प्रोजेक्शन का तरीकाकार और है। ठीक है, अच्छा पहले टेस्ट ऑफ डिटेल की प्रोजेक्शन, वो कैसे, अच्छा किसकी प्रोजेक्शन परसेंटेज में होगी और किसकी अमाउंट्स में, पहले तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल की होगी परसेंटेज में, टेस्ट ऑफ डिटेल की होगी अमाउंट्स में। ठीक है, प्रोजेक्शन अगर 100 का सैंपल उठाया, टोटल 1000 की पॉपुलेशन, 500 की पॉपुलेशन थी, 100 का सैंपल उठाया, 20 रुपीज की, कितने की, रुपीज कह रहा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं, अमाउंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि टेस्ट ऑफ डिटेल है। 20 रुपीज की मिस स्टेटमेंट आई, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कितनी है, सो कैसे कैलकुलेट किया के टोटल 500 की पॉपुलेशन है, उसमें से 100 का सैंपल उठाया, 100 के सैंपल में 20 की मिस स्टेटमेंट है, 500 की पॉपुलेशन में कितने की होंगी, देखिए यही फार्मूला लगाया आपने, 100 के सैंपल में 20। अच्छा इसको चेंज करना है, अगर 75 के सैंपल में 4 की मिस स्टेटमेंट हो तो फिर 700 की पॉपुलेशन में कितनी होंगी, 37 के लगभग। ये है प्रोजेक्शन करना, इसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करना, अंदाजा लगाना। लेकिन याद रखें ये प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, एक्चुअल नहीं है, ये मेन कंसेप्ट याद रखिएगा, प्रोजेक्टेड है, एक्चुअल नहीं है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ये कहते हैं आप प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट की बेस पे क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। याद आपको बताया था सैम्पलिंग में आपको इंपैक्ट ऑन ओपिनियन नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, इसलिए सैम्पलिंग आपको प्रोजेक्शन की तरफ लेके जाती है, और प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट आपका बेस्ट एस्टिमेट होता है, एक्चुअल फिगर्स नहीं है। बहरहाल प्रोजेक्शन कर ली टेस्ट ऑफ डिटेल की। अब अगली प्रोजेक्शन किसकी करनी है, टेस्ट ऑफ, कहता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल की प्रोजेक्शन करें। चले जी, अब इसमें अमाउंट्स को ध्यान में रखना है, सॉरी परसेंटेज को ध्यान में रखना है। एक मिनट है, परसेंटेज को ध्यान में रखना है, मसला मेरा आप समझ गए हैं, नशा टूट रहा है मेरा परसेंट। अच्छा अब इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, फर्ज कीजिए कि
कि 100 का सैंपल उठाया जिसमें 15 की मिस स्टेटमेंट थी, सॉरी डेविएशन थी। 100 का सैंपल उठाया, 15 की डेविएशन थी। 100 का सैंपल उठाया, 15 की डेविएशन थी। बताइए 500 में कितने % डेविएशन होंगी? कितने % डेविएशन होंगी? एक मिनट, 15 वो कैसे? 100 ये अमाउंट नहीं है, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। डेविएशन रेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम। 100 में से 15 डेविएशन है, 500 में से कितनी होंगी? होंगी कितनी? पहले 15 50 75 75 और इसका डेविएशन रेट कैलकुलेट करना है, तो 75 डिवाइडेड बाय 500, ये क्या आया? 15%। वो तो सैंपल का डेविएशन रेट बता रहे हैं आप, पॉपुलेशन का डेविएशन रेट सेम है। अच्छा ये इत्तेफाक से हो गया होगा, फिगर चेंज करते हैं। अगर 75 है सैंपल, इसमें 5 की मिस डेविएशंस आई, तो टोटल 500 में से ये टोटल 300 कर लेते हैं, 300 में से कितना डेविएशन रेट होगा? कितना होगा? 6.67। ये तो आप सैंपल का डेविएशन रेट बता रहे हैं, पॉपुलेशन का भी यही होगा। फिर इसका मतलब है रूल बन गया। रूल क्या बन गया कि टेस्ट ऑफ डिटेल में प्रोजेक्शन करनी है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं। सैंपल डेविएशन रेट इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेविएशन रेट। सैंपल डेविएशन रेट इज इक्वल टू, और ये परसेंटेज की वजह से। ये बात समझ आ गई? चलिए फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिया था, आज हमारी टेबल पे सैंपल पड़ा है, हमने इस प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू किया। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोसीजर परफॉर्म करिए, एवरीथिंग ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी, प्रोसीजर परफॉर्म किए, आइटम कैंसिल, इसमें क्या करना है? रिप्लेसमेंट। तीसरी पॉसिबिलिटी, प्रोसीजर परफॉर्म किए और मिसिंग थी आइटम, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो डेविएशन, टेस्ट ऑफ डिटेल है तो मिस स्टेटमेंट। फोर्थ पॉसिबिलिटी, प्रोसीजर परफॉर्म किए, उनमें कोई ना कोई गड़बड़ निकल आई, तो हमने क्या देखना है? क्या ये एनॉमली है कि रिप्रेजेंटेटिव है? अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो प्रोजेक्शन में यूज करेंगे, अगर एनॉमली है प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन। लेकिन प्रोसीजर बढ़ा देने हैं स्पेसिफिक एरिया पे। और इस एनॉमली की एग्जांपल क्या है? एग्जांपल बताइए, एरर बाय टेम्परेरी एम्प्लॉय। क्लियर? अब ये इश्यूज हमारे, और अगर कॉमन फीचर सामने आ जाए तो रिस्क ऑफ फ्रॉड होगा। अच्छा अब इसके बाद हमने प्रोजेक्शन करनी है। प्रोजेक्शन अगेन डिपेंड करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल है कि टेस्ट ऑफ डिटेल। अगर टेस्ट ऑफ डिटेल है उसकी प्रोजेक्शन सिंपल, सैंपल में इतनी गलतियां हैं, पॉपुलेशन में कितनी होगी। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, सैंपल डेविएशन रेट इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेविएशन रेट, वही प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन होगा। जो सैंपल का डेविएशन रेट है वही, और हमने 2 दफा कैलकुलेशन करके ये बात रीचेक कर ली है। अब आते हैं लास्ट फेज की तरफ। प्रोजेक्शन भी हो गई, प्रोसीजर भी परफॉर्म हो गए, प्रोजेक्शन भी हो गई, ठीक है। अब वैल्यूएटिंग रिजल्ट्स वैल्यूएट करने हैं यहां पे अटेंटिव। अच्छा बताइए पहले किसके रिजल्ट वैल्यूएट करना सिखाऊं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल के, टेस्ट ऑफ, सुन लें रिजल्ट्स वैल्यूएट करते। जिस तरह नॉर्मल ऑडिट में हम जब प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया करते थे तो जो मिस स्टेटमेंट होती थी मटेरियलिटी के साथ कंपेयर करते थे, केस स्टडी भी किया। अगर मिस स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई की है वो मटेरियलिटी लेवल से कम हो, हम कहते थे ठीक है। अगर मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा है, हम कहते थे गड़बड़ है। उसी तरह सैम्पलिंग में भी 2 चीजों का कंपैरिजन होगा। एक होगी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, ये क्या है? ये आपको पता है मटेरियलिटी का सब्स्टिट्यूट है इधर सैम्पलिंग है, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। और दूसरी क्या होगी? प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। अगर प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, अच्छा टॉलरेबल क्या है? मैक्सिमम जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। प्रोजेक्टेड क्या है? जो हमारे अंदाजे में हो, ठीक है, एस्टिमेट। लेकिन याद रखें, एक टेक्निकल पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, ऐसे में आ गया इस बार। प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन भी एस्टिमेटेड है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन भी एस्टिमेटेड, लेकिन दोनों में फर्क है। एक्सपेक्टेड स्टार्ट में करते हैं पिछले सालों वगैरह के बेस पे, और जो प्रोजेक्टेड है ये इस साल के प्रोसीजर की बेस पे है। प्रोजेक्टेड मोर रिलायबल है कंपैरेटिवली, एक्चुअल ये भी नहीं है, पर समझ आ रहा है। लेकिन ये क्योंकि ये करंट ईयर के रिजल्ट के बेस पे प्रोजेक्ट किया आपने,
तो प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से कम है तो क्या हो? ओके, कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग, ऑडिटर विल रिलाई ऑन कंट्रोल एंड विल परफॉर्म लेस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक हो गया? दूसरा केस, अगर प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से ज्यादा है तो ऑडिटर का कंक्लूजन क्या होगा? कंट्रोल्स आर वीक, ऑडिटर शैल नॉट रिलाई ऑन कंट्रोल, ऑडिटर शैल इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। बात समझ आ गई? ये है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में दोनों चीजें बता दी आपको। अब किसकी बात करें? टेस्ट ऑफ डिटेल की। अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अच्छा टेस्ट ऑफ डिटेल में गैस कीजिए किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट के साथ। अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से कम है तो ऑडिटर कहेगा ठीक है, वो कहेगा नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट, पॉपुलेशन इज ओके। अगले एरिया पे चलो। अब सुनिए, अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से ज्यादा है तो मेरा ये ख्याल है क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं, क्यों नहीं? अच्छा ओपिनियन क्यों नहीं भला? क्योंकि वो एक्चुअली आइडेंटिफाइड है ही नहीं, वो प्रोजेक्टेड है। अगर आप ओपिनियन क्वालिफाई करेंगे तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में आपको वो एक्चुअल मिस स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी कि इस एरिया में किस अमाउंट की थी, जो कि आपको पता ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ अंदाजा है। तो इसमें ओपिनियन तो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? अच्छा इसमें देखे स्टैंडर्ड, अभी अजीब सूरत हाल है। वो कैसे? प्रोजेक्टेड, जरा सोचिए, देखिए पूरे ऑडिट में हमेशा हमारे कंक्लूजन दो ही होते हैं, या तो पॉपुलेशन ठीक है कोई एरिया, या उसमें ठीक नहीं है, तीसरा तो कोई नहीं। ठीक है, ठीक। यहां पे अजीब सूरत है। आप देखिए प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल से ज्यादा है, क्या मैं ये कह सकता हूं पॉपुलेशन ठीक है? नहीं, क्योंकि नजर आ रहा है प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इंडिकेशन दे रही है कि भाई बहुत गड़बड़ पड़ी है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पॉपुलेशन मिस स्टेटेड है? ये भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैंने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की ही नहीं। तो मैं ना इस कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं कि पॉपुलेशन ठीक है, ना इस कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं पॉपुलेशन गलत है। तो इसका मतलब क्या? सैम्पलिंग ने मुझे कोई कंक्लूजन दिया ही नहीं। सैम्पलिंग ने मुझे उस स्टेज पे ला छोड़ा कि यहां पे मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकता। सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर आवर कंक्लूजन। इस मौके पे क्या कहा जाता है? सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर आवर कंक्लूजन। यानी वो कह रहे हैं ना तो हमारे पास रीजनेबल एविडेंस है इस चीज का कि पॉपुलेशन ठीक है, और ना ही इस चीज का कि पॉपुलेशन गलत है। सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर आवर कंक्लूजन। इस सिचुएशन में फिर हमने क्या करना है? अब देखें, आपको नजर आ रहा है प्रोजेक्टेड कंक्लूजन, समझ आ गया? आपको नजर आ रहा है कि प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है। अब उसको ढूंढना है, क्योंकि ओपिनियन क्वालिफाई तब तक नहीं कर सकते जब तक एक्चुअली मिस स्टेटमेंट सामने ना जाए। ढूंढने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके उन्हें मिस स्टेटमेंट बहुत बढ़िया ढूंढ के लाओ, और जो मैनेजमेंट काम करे उसको आप रीचेक कर ले। पहला तरीका मैनेजमेंट से काम करवाएं, ये बड़ी मिस स्टेटमेंट है ढूंढ के लाओ। दूसरा तरीका क्या है? खुद प्रोसीजर अपने बढ़ा लें, खुद काम कर लें। लेकिन अगर मैनेजमेंट से काम करवाएंगे, मैनेजमेंट से तो आपको चेक करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा उसका। भाई क्लियर हुई है बात? ये था हमारा सैम्पलिंग। फिर से जरा क्विक रिवीजन करते हैं आज के सारे कंसेप्ट्स के। कल के लेक्चर में हमने कहां पे छोड़ा था काम? कि सैंपल हमारी टेबल में मौजूद है। आज हम काम करना शुरू कर दिया। स्टेप नंबर 1, प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू किए। पहली ऑप्शन क्या है? कोई प्रॉब्लम सामने नहीं, ओके। दूसरी ऑप्शन क्या है? आइटम कैंसिल हो गई, क्या करना है? रिप्लेसमेंट है। तीसरी आइटम मिसिंग हो गई, तीसरा क्या करना है? डेविएशन या मिस स्टेटमेंट। फोर्थ, चेक किया कोई ना कोई गड़बड़ सामने आई, क्या देखना है? रीजन देखना है। एनोमली है तो क्या करना है? प्रोजेक्शन नहीं करनी, सिलेक्टेड एरिया पे प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म कर देना है। एनोमली की एग्जांपल क्या है? एरर बाय टेम्परेरी एम्प्लॉय। और अगर रिप्रेजेंटेटिव है प्रोजेक्शन करो, एनोमली पे नहीं करनी प्रोजेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव पे करनी। और अगर मिस स्टेटमेंट के कुछ कॉमन फीचर सामने आ जाए, रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाएगा। अब ये प्रोसीजर परफॉर्म हो गए, इसके बाद अगला काम क्या करना है? प्रोजेक्शन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल की प्रोजेक्शन तो नॉर्मल होगी कि सैंपल में इतने की मिस स्टेटमेंट है, पॉपुलेशन में कितने की होगी, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं, सैंपल डेविएशन रेट इज इक्वल टू पॉपुलेशन। वही प्रोजेक्टेड जो सैंपल का डेविएशन रेट है वही पॉपुलेशन का प्रोजेक्टेड डेविएशन बन जाएगा। अब आ जाए रिजल्ट वैल्यूएशन पे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? अगर प्रोजेक्टेड टॉलरेबल से कम है, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग। अगर प्रोजेक्टेड टॉलरेबल से ज्यादा है,
कंट्रोल वीक रियलाइज नहीं करना। अब टेस्ट ऑफ डिटेल पे आ जाए, अगर प्रोजेक्टेड टॉलरेबल से कम है ओके पॉपुलेशन ठीक है, लेकिन अगर प्रोजेक्टेड, यही सबसे अहम है, प्रोजेक्टेड टॉलरेबल से एक्सीड कर जाए मिस स्टेटमेंट, सैम्पलिंग डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर आवर कंक्लूजन। हमने मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और खुद भी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा अब देखें, ताज़ा ताज़ा कंसेप्ट है, अगले 5 मिनट में आप वो फायदा हासिल, आप पूरा चैप्टर प्रैक्टिकली रिवाइज कर सकते हैं 5 मिनट आपके पास, पूरा चैप्टर प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक एग्जांपल रिवाइज करना चाहते हैं, आ जाए फिर लास्ट पेज के ऊपर, आपको नजर आ रहा होगा पेज 285 पे टेबल, आपने इस टेबल को पढ़ना है और नीचे जो कैलकुलेशंस हुई है उनको क्रॉस चेक करते जाएं। अगर आपको शुरू से लेके एंड तक एक एक लफ्ज एक एक कैलकुलेशन समझ आ गई तो समझ लीजिए सैम्पलिंग का चैप्टर पार हो गया आपका, केस स्टडी भी इंशाल्लाह कर लेंगे। क्लियर? तो अब अगले 5 मिनट कोई बात नहीं करनी, सिर्फ चुप करके सबने रीडिंग करनी है। पॉज कीजिए जी, रीडिंग कर लिया आपने? कोई प्रॉब्लम? कोई एप्लीकेशन समझ आई? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं और रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करना है, बहुत बेहतरीन हो गया। अच्छा आज आपने क्या करना है, प्रीवियस चैप्टर की होम असाइनमेंट तो करनी है, ये सैम्पलिंग वाली केस स्टडी लाजमी करनी है। सैम्पलिंग में अभी तक इक्का दुक्का के अलावा हमने कोई केस स्टडी नहीं की तो तसल्ली नहीं है मेरी, ठीक है? कल केस स्टडी, लेकिन अब इंशाल्लाह आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी आसानी से कर लेंगे, तो कल लाजमी आपने केस स्टडीज करके आनी है। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।